Hello everyone. Hope you all are doing good. So in the last class we were talking about last class में हम डिस्कस कर रहे थे PYQ नो सॉरी मैराथन चल रहा था हमारा PYQ तो एसएससी में चल रहा है मैराथन ऑफ आरसीसी की मैराथन कर रहे थे इसमें कॉलम चल रहा था हमारा तो उसी में कॉलम को कंटिन्यू करेंगे आई कंटिन्यू विद द कॉलम स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स हैं 20% ऑफ इज अवेलेबल ऑन गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन 20% ऑफ अवेलेबल है गेट और ईएससी सब्सक्रिप्शन के ऊपर ऑफर वैलिड है टिल 30th ऑफ सितंबर देन नो कॉस्ट ईएमआई इज ऑल्सो अवेलेबल नो कॉस्ट ईएमआई रोल्ड आउट कर दी गई है आपके लिए सो इफ यू वांट टू अवेल दिस ऑफर आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं देन ब्रह्मास्त्र प्लस बैच लॉन्च हो रहा है 1 अक्टूबर को मैं ही स्टार्ट कर रहा हूँ उसे आई बी टेकिंग ऑल्सो वन कोर्स इन दिस तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं कल मेरा सेशन भी है इसके ऊपर एक क्या फीचर्स हैं इस बैच के डेली डाउट सॉल्विंग क्लासेस हैं डेली प्रैक्टिस थ्रू क्लास डीपीपी है स्पेशल बैच है एक्सक्लूसिव लाइव क्लासेस हैं प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी है इसके अंदर स्टडी मटेरियल है जो आपको नोट्स पे मिल जाएगा या बैच पे मिल जाएगा टेस्ट सीरीज है जो हमने क्यूरेट कर रखी है इसके अंदर पैरामाउंट 1111 मिल जाएगा आपको यानी जो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉब्लम है वो भी कराए जाएंगे आपको सब्जेक्ट की आपको वर्कबुक मिल जाएगी पीवाईक्यूज कराए जाएंगे गेट के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है इन डेप्थ एनालिसिस होगी स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल और क्लासेस चलेंगी इसके अंदर 22 सितंबर को भी एक कोर्स लॉन्च किया था हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं यू कैन अवेल दैट कोर्स ऑल्सो तो वो कोर्स भी अवेल किया जा सकता है then gate is less than 6 months away so if you want to boost your preparation you can go for iconic subscription at a minimal cost अब ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट से इसके बाद हमने कोडल प्रोविजंस की बात करी थी कोडल प्रोविजंस में मैंने आपको मिनिमम असेंट्रिसिटी तक की कहानी आपको बता दी थी अब टिल मिनिमम असेंट्रिसिटी वी हैव डिस्कस अब उसके आगे कंटिन्यू करना है हमें यानी रीइंफोर्समेंट की बात करनी है वी हैव टू टॉक अबाउट द रीइंफोर्समेंट तो यहाँ से स्टार्ट करना है हमें डिस्कशन फ्रॉम हियर द डिस्कशन इज टू बी स्टार्टेड तो स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट की तो हमारा कोड क्या बोलता है कोड ये बोलता है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है इट शेड नॉट बी लेस देन 0.8% एंड शेड नॉट बी मोर देन 6% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का क्रॉस सेक्शन एरिया है 0.8% से कम नहीं होना चाहिए 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मिनिमम रीइंफोर्समेंट क्यों दी हुई है टू टेक केयर द अफेक्ट ऑफ द क्रीप एंड फॉर अनसपोर्टेड लोडिंग जो मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट है वो किसके बिहाफ पे लगाई हुई है मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट इस बिहाफ पे लगाई हुई है कि आप उसकी प्रॉपर कॉम्पेक्शन कर पाओ कंक्रीट की तो जो मिनिमम रीइंफोर्समेंट है वो ध्यान रखते हैं किसका क्रीप इफेक्ट का और अनसपोर्टेड लोडिंग का क्लियर चीज नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इफ द कॉलम हैज लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया देन दैट रिक्वायर्ड अगर कॉलम का क्रॉस सेक्शन एरिया कंपैरेटिवली बड़ा हुआ उससे जिसकी रिक्वायरमेंट है आपको तब आप मिनिमम परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट किस बिहाफ पे निकालोगे तब आप मिनिमम परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट इस बिहाफ पे निकालोगे जो हमें लोड को रेजिस्ट करने के लिए चाहिए ना जो हम प्रोवाइड करते हैं सो इफ द कॉलम हैज लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया देन दैट रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द लोड द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द रीइंफोर्समेंट शैल बी बेस्ड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट द लोड एंड नॉट बेस्ड ऑन एक्चुअल एरिया प्रोवाइडेड तो ध्यान रखना है इस चीज का नेक्स्ट मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइडेड इन द कॉलम शुड बी 4 कम से कम आपको 4 बार प्रोवाइड करने हैं रेक्टेंगुलर कॉलम के अंदर और 6 प्रोवाइड करने हैं सर्कुलर कॉलम के अंदर क्लियर है चीज नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर नॉन रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वी नीड टू प्रोवाइड एटलीस्ट वन रीइंफोर्समेंट बार एट ईच कॉर्नर अगर नॉन रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो आपको कम से कम एक बार तो प्रोवाइड करना है एटलीस्ट हर कॉर्नर पे इस बात को समझाने के लिए आगे डायग्राम भी है चेक कर लो तो ये हमारा नॉन रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो कम से कम एक बार तो आपको कॉर्नर पे प्रोवाइड करना ही है नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल बार है इट शैल नॉट बी लेस देन 12 mm इन डायमीटर अब क्यों डायमीटर के ऊपर कंडीशन लगा रखी है टू अवॉइड द बकलिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है वो बकल नहीं करे इसलिए इसका डायमीटर 12 mm से कम नहीं होना चाहिए नेक्स्ट द स्पेसिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट बार मेजर्ड अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द कॉलम शैल नॉट एक्सीड 300 mm तो जो स्पेसिंग है हमारी लॉन्गिट्यूडनल बार की जो पेरीफेरी के लॉन्ग आपने मेजर करी ये 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो दिख रहा है आपकी ये 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे हमारा सर्कुलर हो इसमें डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना रखा ये यहाँ से निकलेगा तो ये वैल्यू हमारी 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दिस वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 300 mm तो मेजर अलोंग की पेरीफेरी पेरीफेरी के लॉन्ग मेजर करना है आपको
तो ये हमारी सिचुएशन है। अब सही कर दिया मैंने डायग्राम। तो इट शुड नॉट बी मोर देन 300 mm, ये 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, in case of pedestal in which longitudinal reinforcement is not taken in the account to calculate the strength, पेडेस्टल की अगर बात करें जिसमें आपने लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट नहीं कंसीडर किया उसके स्ट्रेंथ कैलकुलेशन के अंदर, तो आप नॉमिनल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे नॉट लेस देन 0.1% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो कॉलम में कितना था 0.8%, पेडेस्टल में 0.15%। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, पेडेस्टल क्यों प्रोवाइड करते हैं? पेडेस्टल इज प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द लेंथ अवेलेबल फॉर डेवलपिंग स्ट्रेसेस इन द कॉलम रीइंफोर्समेंट। तो पेडेस्टल प्रोवाइड करने के पीछे रीजन ये है ताकि हमारी लेंथ बढ़ जाए, किसकी? स्ट्रेस डेवलप कराने के लिए कॉलम के रीइंफोर्समेंट के अंदर। और जब आप एरिया बढ़ा दोगे पेडेस्टल प्रोवाइड करके, जो बेयरिंग स्ट्रेसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे, जो हमारा शेयर फोर्स है इसकी वजह से जो शेयर स्ट्रेसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे, जो बेंडिंग मोमेंट है वो भी कम हो जाएगी। द बेंडिंग मोमेंट विल आल्सो गेट रिड्यूस्ड। सो पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द पेडेस्टल इज टू रिड्यूस द शेयर फोर्स, टू रिड्यूस द बेंडिंग मोमेंट एंड टू रिड्यूस द बेयरिंग स्ट्रेसेस। बेयरिंग स्ट्रेसेस भी हमें घटाने हैं। सवाल क्या बोल रहा है? द डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार ऑफ द कॉलम शैल नेवर बी लेस देन, तो पीछे बताया था अभी 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। द लिमिट ऑफ द परसेंटेज पी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट इन द कॉलम 0.8 से लेके 6%, 0.8 से लेके 6%। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइडेड इन अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन? कम से कम 6 बार प्रोवाइड करने हैं आपको, सो मिनिमम 6 बार्स आर टू बी प्रोवाइडेड। What is the minimum nominal percentage of the longitudinal reinforcement to be provided in a concrete pedestal as per relevant IS code? 0.15%। तो देखो ये सवाल डालने का एम ही ये है ताकि आपको ये पता चले कि कोड डायरेक्टली इनके बारे में पूछता है। कोड डायरेक्टली इनके बारे में आपसे जानकारी निकालेगा तो डायरेक्टली बता देंगे, कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर। सो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन इज आस्क्ड, सो वील टेल अबाउट द डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। क्लियर है? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, maximum spacing of the longitudinal bar measured along the periphery of the RCC column shall not exceed 300 mm। 300 mm से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ये भी पीछे डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं कवर टू द मेन रीइंफोर्समेंट। मिनिमम क्लियर कवर ऑफ 40 mm और बार डायमीटर और विचएवर इज ग्रेटर दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड। मिनिमम क्लियर कवर कितना दोगे, 40 mm का या बार के डायमीटर का, जो भी वैल्यू ज़्यादा निकल के आए ये आप प्रोवाइड करोगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है दिस कवर कैन बी रिड्यूस टू 20 mm इन स्मॉल साइज्ड कॉलम। इस कवर को आप रिड्यूस कर सकते हो 25 mm तक, किसमें? स्मॉल साइज्ड कॉलम के अंदर। अब स्मॉल साइज्ड कॉलम क्या होता है? वो कॉलम जिसका डायमीटर क्या हुआ 200 mm से छोटा हुआ, वो कॉलम जिसका डायमीटर क्या हुआ 200 mm से छोटा हुआ, और रीइंफोर्समेंट बार डू नॉट एक्सीड 12 mm, जिसमें जो रीइंफोर्समेंट बार है इसका डायमीटर 12 mm से बड़ा नहीं। तो आप इस कवर को रिड्यूस कर सकते हो 25 mm तक स्मॉल साइज्ड कॉलम में, और रीइंफोर्समेंट बार इसकी 12 mm से बड़ी नहीं होनी चाहिए। द रीइंफोर्समेंट बार ऑफ दिस शुड नॉट एक्सीड 12 mm। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, इसको लेटरल रीइंफोर्समेंट भी बोल सकते हैं। Generally, all the longitudinal reinforcement in compression member must be enclosed within the transverse reinforcement। जो भी longitudinal reinforcement है हमारे compression member के अंदर, इसको आप enclose करोगे किसमें? Transverse reinforcement के अंदर, which is comprising of either lateral ties, with internal angle not exceeding 135 डिग्री, with internal angle not exceeding 135 डिग्री। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी आपकी लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है कंप्रेशन मेंबर की, इसको आपको इंक्लोज करना है ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट के अंदर। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट आप लेटरल टाई की मदद से भी दे सकते हो, पर इंटरनल एंगल 135 डिग्री से ज्यादा नहीं रखना, या आप स्पाइरल प्रोवाइड कर सकते हो। इसीलिए स्पाइरल टाइज, स्पाइरल रीइंफोर्समेंट या हेलिकल रीइंफोर्समेंट दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, भैया ये आपने ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट क्यों दी है? जो लेटरल टाई के फॉर्म में भी हो सकती है और जो स्पाइरल रीइंफोर्समेंट के फॉर्म में भी हो सकती है। इसका एम क्या होता है? इसके बहुत सारे एम है, एक नहीं है, खूब सारे एम है इसके। अब क्या क्या एम है एक एक करके उठाते हैं। पहला, इट विल प्रिवेंट द प्री मैच्योर बकलिंग ऑफ द बार। ये क्या अवॉइड करके देगा आपको? प्री मैच्योर बकलिंग को अवॉइड करके देगा बार की, तो बार हमारा बकल नहीं करेगा। नेक्स्ट, टू कन्फाइन द कॉन्क्रीट टू द कोर, दस इंप्रूविंग द डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ। ये जो कॉन्क्रीट है इसको कन्फाइन कर देता है और हमारी डक्टिलिटी और स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर देता है। इट विल इंप्रूव आवर डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ, तो ये बात भी समझ में आती है। नेक्स्ट,
टू होल्ड द लॉन्गिट्यूडनल बार इन पोजीशन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। ये हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल बार है इसको पोजीशन में होल्ड करके रखेगा ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। So its purpose is to hold the longitudinal bar in position during the construction. Next, to provide the resistance against shear and torsion. ये resistance provide करता है shear और torsion के against. ये resistance provide करता है किसके against? Torsion और shear के against. तो ये भी purpose होता है हमारे किसका? Transverse bar का. Next point of reference. हमारे जो transverse bar हैं they should be capable of providing adequate lateral support. They should be capable of providing adequate lateral support to each longitudinal bar. So they should be capable of providing adequate lateral support to each longitudinal bar, thereby prevent their outward movement. तो ये longitudinal bar की outward movement को क्या करेगा? रोकेगा. Next point of reference. जो diameter होता है transverse bar का, it is not governed by the requirement of the stiffness. जो डायमीटर होता है हमारे ट्रांसवर्स बार का, इट इज नॉट गवर्न्ड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टिफनेस रेदर देन द स्ट्रेंथ. क्लियर है चीज? सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रेड ऑफ द स्टील. तो जो हमारी डायमीटर है किसकी? ट्रांसवर्स बार की, ये स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती. अब क्योंकि ये स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती तो ये ग्रेड ऑफ स्टील के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है. इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द ग्रेड ऑफ द स्टील. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. जो पिच होती है लॉन्गिट्यूडनल बार के अलोंग किसकी? हमारे ट्रांसफर स्टील की. जो पिच होती है लॉन्गिट्यूडनल बार के अलोंग हमारे ट्रांसफर स्टील की, ये इतनी छोटी होनी चाहिए, ये इतनी छोटी होनी चाहिए कि जो लॉन्गिट्यूडनल बार है इसकी अनसपोर्टेड लेंथ में बकलिंग नहीं हो. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर ये लॉन्गिट्यूडनल बार है, आप ये लेटरल बार प्रोवाइड कर रहे हो, ये हमारी अनसपोर्टेड लेंथ है, तो अनसपोर्टेड लेंथ इस तरीके से निकल के आनी चाहिए कि हमारे लॉन्गिट्यूडनल बार में क्या नहीं है? हमारे लॉन्गिट्यूडनल बार में बकलिंग नहीं है. So the pitch along the longitudinal axis of the column of the ties should be small enough to reduce adequately the unsupported length of each column. Clear? Each column bar, not column, each column bar. तो ये आपको जानकारी दे दी ट्रांसवर्स स्टील की. दिस इज द स्टोरी ऑफ ट्रांसवर्स स्टील. तो भैया डायमीटर कितना होगा ट्रांसवर्स स्टील का? Diameter of the transverse steel should be greater than equal to diameter of the maximum longitudinal bar divided by 4 or 6 mm. Pitch of the transverse bar should be less than equal to, pitch of the transverse bar should be less than equal to least lateral dimension 16 times the diameter of the minimum longitudinal bar and 300 mm. इसमें से जो भी वैल्यू क्या है मिनिमम आए, ऊपर वाले में से जो भी वैल्यू क्या है मैक्सिमम. ये आपको जानकारी दी ट्रांसवर्स स्टील की. दिस इज द स्टोरी ऑफ द ट्रांसवर्स स्टील. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि अरेंजमेंट क्या होगी आपके ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट की. अब अरेंजमेंट को समझने की कोशिश करते हैं. If the longitudinal bar are not spaced at more than 75 mm on either side, अगर आपके longitudinal बार के बीच की स्पेसिंग 75 mm से ज़्यादा नहीं है, the transverse reinforcement need only to go around the corner and alternate bar to provide the effective lateral support. इस बात को समझने के लिए डायग्राम उठाते हैं. देखो हमारे longitudinal बार की स्पेसिंग 75 mm से ज़्यादा नहीं है, तो इस केस में आपकी ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट सिर्फ कोने वाले बार में जाएगी, और जो ऑल्टरनेट बार है तो इसमें गई, इसमें नहीं गई, इसमें गई, इसमें नहीं गई. कब? जब लॉन्गिट्यूडनल बार के बीच की स्पेसिंग 75 mm से ज़्यादा नहीं हो. ठीक है. नेक्स्ट, if the longitudinal bar are spaced at distance more than 75 mm and the longitudinal bar effectively tied in two direction are spaced at a distance not more than 48 times the dia of the lateral ties, then the additional longitudinal bar is tied in one direction by open ties. अब ये क्या बोल रहा है?
आपके लॉन्गिट्यूडनल बार के बीच की स्पेसिंग 75 mm से ज्यादा है, पर आपके जो कॉर्नर वाले दोनों बार हैं इसके बीच की स्पेसिंग 48 फाई ऑफ फाई किसका, लेटरल रीइंफोर्समेंट का, इससे ज्यादा नहीं है। अब आप ऑल्टरनेट बार को तो क्या करोगे, ऑल्टरनेट बार को तो टाई करोगे, पर इसके बीच वाले जो बार हैं इसको भी टाई करोगे, पर किसकी मदद से, ओपन टाइज की मदद से। तो जो बीच वाले बार हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको हम टाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ओपन टाई, मतलब एक डायरेक्शन में टाई करोगे। पर अगर हमारे लॉन्गिट्यूडनल बार की स्पेसिंग 75 mm से ज्यादा है, कोने वाले बार की स्पेसिंग 48 टाइम्स डाया ऑफ लेटरल टाई से ज्यादा है, तो इस केस के अंदर क्या करोगे, इस केस के अंदर जो बीच वाले बार हैं, जो बीच वाले बार हैं उसमें आप जो टाई प्रोवाइड करोगे वो क्लोज टाई की मदद से प्रोवाइड करोगे। तो दे रखिए क्लोज टाई, so closed tie is being provided. So if the above two criteria are not satisfied, then provide at least two side support to each longitudinal bar through closed tie. अब आपको closed tie देनी पड़ेगी, तो हम closed tie प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? चले आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। The dia of the transverse reinforcement of the column should be equal to 1/4 of the dia of the main steel rod, but not less than, not less than देख लो भैया 6 mm से छोटा नहीं होना चाहिए, should not be less than 6 mm, तो 6 mm से छोटा नहीं होना चाहिए। A square column section of size 350 by 350 mm is reinforced with 4 bars of 25 mm diameter and 4 bars of 16 mm diameter. The transverse steel should be, निकाल लो, transverse steel का diameter should be greater than maximum of 6 mm पहला, dia of the bigger longitudinal bar by 4, तो 6 4 या 24, 6 4 या 24, 6.1, 6.1, तो इससे बड़ा क्या, ये 6.1 का तो देंगे नहीं, तो 8 mm का प्रोवाइड करेंगे, तो मैक्सिमम क्या आ गई 8 mm। फिर पिच, पिच शुड बी लेस देन इक्वल टू, पिच शुड बी लेस देन इक्वल टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन, लीस्ट लेटरल डायमेंशन 16 टाइम्स द डाया ऑफ द मिनिमम बार, 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द मिनिमम बार, और तीसरा क्या है हमारा 300 mm, तो 16 इंटू 16 कितना है, तो 96, तो आ गया हमारा 256, 256 mm। तो पिच क्या है हमारी, मिनिमम कितनी हुई, तो पिच शुड बी लेस देन इक्वल टू, इनमें से मिनिमम 256 mm में से छोटी होनी चाहिए। तो 8 mm का बार प्रोवाइड करो और 250 mm की स्पेसिंग दे दो, तो आंसर आ गया हमारा सी। तो बढ़िया सवाल है काफी, अ वेरी गुड प्रॉब्लम विच इज बीइंग आस्क्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे फिर से एक कॉल आ गई, 1 मिनट होल्ड करना यार। हाँ जी सर, मैं तो चला जाऊंगा भाई 10:30 बजे, चेकआउट ही कर दूंगा 10:30 बजे को। हाँ वो वाला ले लो आप, मेरी मीटिंग चल रही है, और मेरा बिल भी बना के रख दो, वो ना मेरा बैग बैग रिसेप्शन रख देना, ऊपर मत आना, मीटिंग कर देना। चलो फिर से इशू आ गया, चलो कोई बात नहीं। सो क्या कर रहे थे हम, अच्छा सवाल कर रहे थे। मिनिमम कवर फॉर एन आरसीसी कॉलम शुड बी, मिनिमम कवर 40 mm होना चाहिए, 40 mm या डायमीटर में से जो भी वैल्यू बड़ी हो, सो ग्रेटर ऑफ 40 mm और डायमीटर, डायमीटर किसका
लॉन्गिट्यूडनल बार का, डायमीटर किसका, लॉन्गिट्यूडनल बार का, सो डाया ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार। चलो अभी तक हम बात कर रहे थे किसकी, अभी तक हम बात कर रहे थे रीइंफोर्समेंट की। कौन से रीइंफोर्समेंट की, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट की। तो ये पूरी कहानी चल रही थी हमारे ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट की। सो दिस वाज द एंटायर स्टोरी ऑफ द ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। तो ये स्टोरी निकल के आई हमारे ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्पाइरल या हेलिकल रीइंफोर्समेंट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो हमारा स्पाइरल और हेलिकल रीइंफोर्समेंट होता है, ये कॉलम को ज़्यादा डक्टाइल बनाता है और उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी 5% बढ़ा देता है, विच इज ऑब्वियसली ये देखो हेलिकल रीइंफोर्समेंट है। तो जो हेलिकल रीइंफोर्समेंट है, इसका एक कंपोनेंट लोड को भी रेजिस्ट करता है। हेलिकल रीइंफोर्समेंट है, स्पाइरल है, इसका एक कंपोनेंट लोड को भी रेजिस्ट करता है, वर्टिकल लोड को। तो जो मेरा स्पाइरल या हेलिकल रीइंफोर्समेंट है, ये लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारे कॉलम की बढ़ा देता है बाय 5% इन कंपैरिजन टू दी लेटरल टाइज। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो स्पाइरली रीइंफोर्स कॉलम होता है, इसमें कॉलम इज सब्जेक्टेड टू दी ट्राइएक्सियल कंप्रेशन। तो जो कंक्रीट होती है हमारे स्पाइरली रीइंफोर्स कॉलम की, इट इज सब्जेक्टेड टू ट्राइएक्सियल कंप्रेशन, इस पे ट्राइएक्सियल कंप्रेशन लग रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, a column is considered as spirally reinforced column. So column is considered as spirally reinforced column if following conditions are satisfied. अब क्या कंडीशन है, ध्यान से सुनना। वॉल्यूम ऑफ द स्पाइरल रीइंफोर्समेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द कोर पर पिच, एक पिच के लिए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.36 टाइम्स ऑफ FCK अपॉन FY into gross area by area of core minus 1. So volume of the spiral reinforcement to the volume of the core per pitch should be greater than equal to 0.36 FCK by FY gross area by area of core minus 1. So gross area by area of core minus 1. क्लियर है चीज। अब देखो उसमें पैरामीटर्स का मतलब क्या है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पैरामीटर्स का मतलब क्या है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। एजी क्या है, ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम, निकाल सकते हो ग्रॉस एरिया ऑफ द कॉलम, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4। देन एसी क्या है, एरिया ऑफ कोर। एरिया ऑफ कोर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ कोर है पाई डाया ऑफ कोर का होल स्क्वायर बाय 4। अब बात अगर रुकती है सर डाया ऑफ कोर क्या है, जरा देखो डाया ऑफ कोर क्या है। जो मेरी स्पाइरल रीइंफोर्समेंट है, स्पाइरल रीइंफोर्समेंट है, इस स्पाइरल रीइंफोर्समेंट का टोटल डायमीटर जो निकल के आता है, इसको हम बोलेंगे डाया ऑफ द कोर। तो मैं कैसे निकालूं डाया ऑफ द कोर, टोटल डायमीटर में से ट्वाइस द कवर घटा दो, टोटल डायमीटर में से ट्वाइस दी कवर घटा दो, आपको क्या मिल जाएगा, डाया ऑफ कोर मिल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ डाया ऑफ कोर इज इक्वल टू टोटल डायमीटर माइनस 2 टाइम्स दी क्लियर कवर। तो आप एरिया ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम निकाल सकते हो, एरिया ऑफ कोर निकाल सकते हो। अब क्या बचा, वॉल्यूम ऑफ कोर, वॉल्यूम ऑफ कोर पर पिच, ये भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोर पर पिच विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई डी स्क्वायर बाय 4, यानी एरिया ऑफ कोर इनटू द पिच, और पिच की वैल्यू पीछे निकाली हुई है हमने, यहाँ पर भी बता दूंगा मैं आपको। अब क्या बच गया, अब बच गया हमारा वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल रीइंफोर्समेंट पर पिच। अब वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल रीइंफोर्समेंट कैसे निकालूं, एरिया ऑफ द स्पाइरल रीइंफोर्समेंट, ये देखो एरिया ऑफ द स्पाइरल रीइंफोर्समेंट, तो ये मेरी स्पाइरल रीइंफोर्समेंट है पर पिच। तो अगर मैं स्पाइरल रीइंफोर्समेंट को काटूं और आपको खोल के दूं, मैंने स्पाइरल रीइंफोर्समेंट को काटा और आपको खोल के दिया एक पिच के लॉन्ग, एक पिच के लॉन्ग, तो ये तो उसकी खुद की डायमीटर है, डाया ऑफ द स्पाइरल रीइंफोर्समेंट। तो आ गया पाई डी स्क्वायर बाय 4 इनटू लंबाई। अभी लंबाई कैसे निकालूं, लंबाई विल बी इक्वल टू पाई इंटू डी। अब ये डायमीटर कौन सा, जब ये स्पाइरल रीइंफोर्समेंट का आउटर डायमीटर निकालोगे तो आएगा डाया ऑफ द कोर, इनर डायमीटर निकालोगे तो क्या आएगा, डाया ऑफ द कोर माइनस 2 टाइम्स दी डाया ऑफ द स्पाइरल रीइंफोर्समेंट। इसका मतलब इसकी जो पेरीमीटर है वो वेरिएबल है, फिर कौन सी पेरीमीटर ले लूंगा, फिर मैं पेरीमीटर लूंगा इसके सेंटर की। तो सेंटर की पेरीमीटर क्या होगी, डाया ऑफ द कोर माइनस दोनों तरफ से आधा डायमीटर ऑफ द स्पाइरल घटा दो, दोनों तरफ से मतलब डायमीटर ऑफ द स्पाइरल। तो लंबाई कितनी हुई हमारी, तो ये लंबाई हो गई हमारी पाई डाया ऑफ द कोर माइनस डाया ऑफ द स्पाइरल। तो वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल पर पिच इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ द स्पाइरल रीइंफोर्समेंट इनटू लंबाई ऑफ द स्पाइरल रीइंफोर्समेंट। वैल्यूज पीछे पुट करो, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, इसका मतलब यह है कॉलम को आप क्या मान सकते हो, कॉलम को आप स्पाइरली रीइंफोर्स्ड मान सकते हो। अब स्पाइरल रीइंफोर्समेंट का डायमीटर सेम जैसे पीछे निकाला, मैक्सिमम ऑफ दीज टू क्राइटेरिया, डाया ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है डिवाइड बाय 4 एंड 6 mm,
स्पेसिंग मिनिमम ऑफ व्हाट, spacing minimum of what, 75 mm and dia of core by 6, spacing maximum of what, 25 mm and 3 times the dia of the spiral reinforcement. यानी आपकी जो स्पेसिंग या पिच है इन दोनों के बीच में ही आनी चाहिए, यानी आपकी जो स्पेसिंग और पिच है इन दोनों के बीच में ही निकल के आनी चाहिए. इट शुड वेरी बिटवीन दीज टू. अगर इसके बीच में वेरी नहीं करी इसका मतलब आपका रिजल्ट वैलिडेटेड नहीं है. इट मीन्स योर रिजल्ट इज नॉट वैलिडेटेड. तो इसके ऊपर अब सवाल करके देखते हैं. ओवर दिस वी कैन डू सम प्रॉब्लम्स. सवाल बना के देखते हैं इसके ऊपर. The purpose of the lateral ties in a short RCC column is to. So the purpose of the lateral tie in the short RCC column क्या होता है? To avoid the buckling of the longitudinal bar. बिल्कुल सही बात है. Facilitate compaction of the concrete नहीं. Increase the load carrying capacity of the column नहीं. ये तो बस spiral में होता है और ये reason नहीं होता. Facilitate construction तो पहला बात सही है. First statement is correct. Which one of the following represents the ratio of volume to the helical reinforcement to the volume of the core? पीछे बताया था 0.36 FC के बाय FI ग्रॉस एरिया बाय एरिया ऑफ कोर -1. तो आंसर क्या आ गया? ए. अब इसके बाद कॉलम डिजाइन है. कॉलम डिजाइन में आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा. आई डिस्कस दी कॉलम डिजाइन इन द नेक्स्ट लेक्चर. अभी के लिए इतना सफिशिएंट है. फॉर नाउ इट इज सफिशिएंट. तो अभी के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? अभी के लेक्चर में हमने डिस्कस किया सारे कोडल प्रोविजन रिगार्डिंग दी रीइंफोर्समेंट. पहले पार्ट में हमने बात करी लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट की. लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट में हमने बात करी उसके डायमीटर की. लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट में हमने बात करी उसके मैग्नीट्यूड की, कितना लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट देना है आपको. फिर हमने बात करी उसके स्पेसिंग की. देन वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ मच ऑफ द स्पेसिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट इज टू बी प्रोवाइडेड. फिर उसके बाद करी हमने बात ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट की. ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट का डायमीटर कितना होगा, स्पेसिंग कितनी होगी और ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट क्यों देते हैं, व्हाई ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड. इसमें हमने पहला पार्ट किया था लेटरल टाइज का. द फर्स्ट ऑफ द पार्ट वाज ऑफ लेटरल टाइज. फिर दूसरा पार्ट हमने किया स्पाइरल रीइंफोर्समेंट का, यानी स्पाइरल टाइज जो आपने प्रोवाइड करी. पहला पॉइंट तो उसमें ये बताया था कि जो स्पाइरल टाइज होती हैं ये लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ा देती हैं और कॉलम की डक्टिलिटी भी इनहेंस कर देती है. फिर जो हमारी स्पाइरल टाइज है इसमें डायमीटर कितना होना चाहिए, इसकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, उसकी बात करी हमने. और इसमें हमने एक कंडीशन भी बताई जो डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव में, देखो ऊपर वाला जो सवाल क्या हुआ है, आप कॉलम को स्पाइरली रीइंफोर्स्ड कॉलम तब मानोगे जब आपकी ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए. क्या है ऊपर वाली कंडीशन? वॉल्यूम ऑफ द हेलिकल रीइंफोर्समेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द कोर पर पिच. ये सारी बात किसके लिए वैलिड है? पर पिच के लिए वैलिड है. पर पिच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.36 FCK अपॉन FI ग्रॉस एरिया बाय एरिया ऑफ द कोर -1. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो आप मान लोगे कि आपका कॉलम कैसा रीइंफोर्स्ड है, हेलिकली रीइंफोर्स्ड है. योर कॉलम इज हेलिकली रीइंफोर्स्ड. क्लियर है बात? चलिए, तो बाकी हम अगले सेशन में करते हैं. रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू एवरीवन.